नमस्कार, सुप्रभात। मैं आज एक विशेष वीडियो बनाने जा रहा हूं और यह वीडियो उन सभी के लिए है जो दर्शन शास्त्र विषय में रुचि रखते हैं, खासतौर से नए आने वाले विद्यार्थियों के लिए जो बीए पार्ट फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं और राजस्थान के सरकारी कॉलेजों की जो वर्तमान में स्थिति है। मैं यहाँ ना तो सरकार को दोष देना चाहता हूँ और ना ही किसी कॉलेज की व्यवस्था को। मैं चूँकि यहाँ से पहले 20 वर्षों तक भरतपुर में रहा, अभी मैं जीसी अजमेर में हूँ। मेरा दोनों ही जगह का ये अनुभव है कि दर्शन शास्त्र विषय को विद्यार्थी अनजाने में, अनपेक्षित, अनिच्छा से लेते हैं। बल्कि यूँ कहिए, एक व्यवस्था बनाए रखने के लिए कभी कभी कुछ दो अच्छे विषयों के साथ फिलॉसफी सब्जेक्ट को उनको दे दिया जाता है। और जब मैं फर्स्ट ईयर की प्रथम क्लास में जाता हूँ तो मैं हर बच्चे से ये प्रश्न पूछता हूँ कि तुमने दर्शन शास्त्र विषय क्यों चुना। ज़्यादातर बच्चों का जो जवाब होता है वो ये होता है कि हमने चुना नहीं, बल्कि हमारे दो अन्य विषयों के साथ हमें ये सब्जेक्ट दे दिया गया। और बहुत सारे विद्यार्थी इस प्रकार की इच्छा जाहिर करते हैं कि हम इस विषय को बदलना चाहते हैं। तो ऐसे सभी विद्यार्थी जो फिलॉसफी के बारे में जानकारी कम रखते हैं, मैं उनके लिए खास तौर से वीडियो बना रहा हूं। और फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए खास तौर से उपयोगी होगा। बाकी तो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के और आरएएस जो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है उसमें, एंड सिविल सर्विस जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है आईएएस, जहां फिलॉसफी सब्जेक्ट चलता है, उन सब के लिए ही मेरी चर्चा उपयोगी हो सकती है। ऐसी मैं आशा और अपेक्षा करके चलता हूँ। तो सर्वप्रथम उन बच्चों के लिए जो ये कहते हैं कि उन्हें फिलॉसफी विषय दे दिया गया, मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो निर्णय हुआ है कि फिलॉसफी विषय उन्हें दे दिया गया और वो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, मैं सोचता हूँ ये उनके जीवन में होने वाली सुंदरतम घटनाओं में से, खूबसूरत घटनाओं में से एक घटना है कि उनको फिलॉसफी पढ़ने का मौका मिल रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मेरा अपना अनुभव भी कुछ ऐसा ही है। मैंने जब कॉलेज में आके पढ़ाई स्टार्ट की थी तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। लेकिन मेरा सौभाग्य कहिए या नियति कि आज मैं आप लोगों के सामने दर्शन के ही स्टूडेंट प्राध्यापक के रूप में, मैं अपने आप को छात्र ही कहता हूँ, के रूप में आपके सामने हूँ और इस तरह का एक व्याख्यान आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो फिलॉसफी मिलना ये हमारे लिए एक गर्व की बात है। ये विषय हर किसी के पढ़ने के ना तो वश में है और ना ही हर किसी के सौभाग्य में। कारण क्योंकि मनुष्य जो अपनी विशेष पहचान रखता है सृष्टि के सभी प्राणियों में, मनुष्यता, जो पहचान उसके एक गुण से निर्धारित होती है और वह गुण है विवेकशीलता का। विवेकशीलता से तात्पर्य है कि क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, ठीक क्या है और गलत क्या है। इसके बीच भेद करने की जो क्षमता है वो मनुष्य के पास है। विवेकशीलता, बुद्धिमता आदि आदि, इसको इस नाम से हम जानते हैं। और फिलॉसफी का संबंध इसी विवेकशीलता और बुद्धिमता से है। क्योंकि दर्शन, अंग्रेजी में जो शब्द हम काम में लेते हैं फिलॉसफी, और हिंदी में जो शब्द हम काम में ले रहे हैं दर्शन शास्त्र,
दोनों ही संदर्भों में, क्योंकि अंग्रेजी का जो वर्ड बना है दर्शन फिलॉसफी, उसका हम हिंदी करके जो बताते हैं विद्यार्थियों को कि फिलॉस प्लस सोफिया 2 शब्दों के मेल से बना, जिसका अर्थ होता है ज्ञान के प्रति प्रेम या विद्यानुराग। और भारतीय दर्शन की दृष्टि से भारत में हम इसको दर्शन शास्त्र कहते हैं। दर्शन शब्द जो बना वो दृष्ट धातु से बना, जिसका मोटा मोटा अर्थ है देखना। तो मैं दोनों ही दृष्टियों से, चाहे वो पाश्चात्य दृष्टि हो चाहे इंडियन दृष्टि हो, देखना और ज्ञान के प्रति अनुराग। तो मैं यहाँ एक प्रति प्रश्न करता हूं कि क्या देखना और किस प्रकार के ज्ञान के प्रति प्रेम। तो सहज भाषा में यदि हम बात करें तो हमारे दैनिक जीवन में जो अनेकानेक समस्या उत्पन्न होती है, या हम दैनिक जीवन में प्रत्येक क्षण जो विशेष विशेष प्रकार के अनेक घटनाक्रम देखते हैं, या सृष्टि के विभिन्न अंगों के रूप में जो पेड़ पौधे, नदी नाले, पहाड़, पशु पक्षी, मकान, दुकान, जन्म, मृत्यु, रोग, शोक, दुख, द्वेष, इच्छा, प्रयत्न, गुस्सा आदि बहुत सारी चीजें देखते हैं, स्वार्थ, परार्थ, इन सब के पीछे क्या कारण है? ये जो विशाल और व्यापक अनंत ब्रह्मांड हमें जो दिखाई देता है, इसके पीछे क्या कारण है, उसको जानना, उसका ज्ञान प्राप्त करना या उसको देखना। मतलब क्या हुआ कि जो कुछ हमारे सामने है उसके पीछे निहित कारण को, जिसके कारण से वर्तमान में जो चीजें हमें दिखाई दे रही है, जिनकी सत्ता है, अस्तित्व है, उसको जानने का प्रयास करना, ये दर्शन शास्त्र है, ये फिलॉसफी है। तो किसका ज्ञान होगा? अब हम देखते हैं कि पाश्चात्य दर्शन लो या भारतीय दर्शन लो या दार्शनिक कोई अन्य विचारधारा हो सकती है विश्व में, सब में हम ये पाते हैं कि सब इस सृष्टि के मूल कारण के रूप में किसी न किसी तत्व की सत्ता स्वीकार करके चलते हैं। तो उस तत्व के बारे में जानने का प्रयत्न करना ये दर्शन है। मैं जब विद्यार्थियों से बात करता हूं तो मैं उनके उस मूल स्वभाव को, जिसको हम विवेकशील मनुष्य के रूप में जानते हैं, उसको जागृत करने का प्रयास करता हूं कि क्यों फिलॉसफी एक अच्छा विषय है और क्यों मैं ये कह रहा हूं कि फिलॉसफी मिला तो ये हमारा सौभाग्य है। ऐसा मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि मनुष्य के जीवन में प्रत्येक क्षण कई सारे प्रश्न उत्पन्न होते हैं, और उन प्रश्न उत्पन्न होने के पीछे जो कारण है वो ये है कि जो जीवन में क्षण क्षण पे जो कठिनाइयां आती हैं, उन कठिनाइयों को लेकर मनुष्य प्रश्न पूछता है। जैसे कई बार जिज्ञासावश भी प्रश्न पूछता है। दोनों बातें यहाँ पर शामिल कर रहा हूं मैं। कठिनाइयों में बहुत ही जीवन के बहुत सारे अनुभव जुड़े हुए हैं, जैसे किसी विशेष व्यक्ति के साथ अनेकानेक बार दुर्घटनाएं घटित होना, किसी परिवार में अल्पायु में किसी की मृत्यु हो जाना, और एक के बाद एक कई प्रकार के आर्थिक संकट या अन्य प्रकार के संकट उपस्थित होना। तो वो प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? भारतीय दर्शन में हम जानते हैं कि कर्मवाद के सिद्धांत के आधार पर कुछ व्याख्या करने का प्रयास किया गया, जिस पर हम देखेंगे, बात करने का मौका मिला तो करेंगे। तो जो बहुत सारे जीवन में और जगत में जो प्रश्न, जो कठिनाइयां उत्पन्न होती है, उनको लेकर बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं, जिनका कुछ का समाधान हम अपने वर्तमान भौतिक स्तर पर कर पाते हैं, पर कुछ का समाधान अनुत्तरित रह जाता है। और प्रकृति के विभिन्न प्रकार के जो आश्चर्य हैं वो हमें कई बार बहुत ज्यादा सोचने के लिए मजबूर करते हैं। इसको हम बौद्धिक जिज्ञासा कहते हैं। जब आप खुले आसमान के नीचे अपने मकान के छत पर सो रहे हो, साफ सुथरा मौसम हो और असंख्य तारे दिखाई दें, जैसा कि साइंटिस्ट और वैज्ञानिक और भूगोलवेता कहते हैं कि हमारी एक आकाश गंगा है जिसमें लगभग 4 अरब तारे हैं, ग्रह नक्षत्र हैं। और मैंने जो पढ़ा समझा कि हमारी आकाश गंगा में सूर्य से अधिक, कई हजारों गुना अधिक प्रकाशवान तारे हैं, लेकिन जिनका प्रकाश हम तक पहुंच भी नहीं रहा।
सूर्य 15 करोड़ किलोमीटर लगभग हमसे दूर है और सूर्य से हजार हजार गुना अधिक चमकने वाले ऊर्जावान तारे हैं, लेकिन उनका प्रकाश हम तक पहुंच भी नहीं रहा। अनुमान लगाइए कि कितनी दूरी पर स्थित होंगे वो अन्य सूर्य जो हमारे सामने, हमारे सौरमंडल में जो सूर्य है उससे हजार गुना अधिक प्रकाशवान और ऊर्जावान है। और ऐसी असंख्य आकाश गंगाएं, और प्रत्येक आकाश गंगा में लगभग 4 अरब तारे। क्या ब्रह्मांड है! ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहाँ से आई? ये पृथ्वी में घूर्णन गति कहाँ से आई? अपने अक्ष पर नियमित घूमना, सूर्य के चक्कर लगाना, कभी भी ताबड़तोड़ नहीं मची कि कभी सूर्य पृथ्वी से, पृथ्वी चंद्रमा से, चंद्रमा मंगल से और मंगल अन्य ग्रह से टकरा जाए, ऐसा हुआ नहीं। सब कुछ व्यवस्थित और नियमित सा क्यों चल रहा है? वैज्ञानिक अपने स्तर पर कोशिश कर रहे हैं इन सभी चीजों का समाधान देने का, लेकिन मेरा थोड़ा नजरिया अलग है, और वो ये कि कुछ ना कुछ तो है ऐसा इस अखिल ब्रह्मांड की इस व्यापक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कोई प्रखर बुद्धिमान प्राणी कहिए या कुछ तत्व कहिए या सत्ता कहिए, वो अवश्य है। तो उसको लेकर जिज्ञासा उत्पन्न होती है। वैज्ञानिकों भी कहाँ आज तक समाधान कर पाए इन चीजों का। मनुष्य कैसे उत्पन्न हुआ, मनुष्य की संरचना कैसे हुई। और आज देखिए ना, आज की स्थिति में, चूंकि आज अपन 10 जुलाई 2020 को बात कर रहे हैं, आज कोरोना का जो विश्वव्यापी संकट है, एक छोटे से वायरस से जूझ रहा है पूरा विश्व। दुनिया की 7 अरब की आबादी त्रस्त है, और बड़े बड़े साइंटिस्ट और बड़ी बड़ी सरकारें और आर्थिक शक्तियां उनका हल ढूंढने में लगी है, लेकिन अभी तक नहीं ढूंढ पाई, और अभी संभावना दूर दिखाई दे रही है। तो एक छोटी सी चीज का रहस्य हम अभी नहीं खोज पा रहे हैं, उसके लिए भी कितना प्रयत्न करना पड़ रहा है, कितनी आर्थिक मानसिक शक्ति लगानी पड़ रही है। तो इस अखिल ब्रह्मांड की जो रहस्यमयता है उसको समझना इतना आसान नहीं है। लेकिन फिलॉसफी में जो कार्य कारण का सिद्धांत है, जिसके तहत हम एक ऐसे निष्कर्ष पर पहुंच पाते हैं कि जो कुछ है इसका कोई ना कोई कारण होना चाहिए। तो व्यक्तिगत स्तर पर उत्पन्न होने वाली परेशानियां और समष्टिगत स्तर पर, वैश्विक स्तर पर, ब्रह्मांडीय स्तर पर उत्पन्न होने वाले रहस्य, इनका समाधान खोजने का प्रयत्न करना, यह दर्शन है। मैं बार बार ये क्यों कहता हूं कि दर्शन लेना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि दर्शन मनुष्य को उस जगह ले जाकर खड़ा करता है जहां से मनुष्यता स्टार्ट होती। मैं ये दावा तो नहीं कर रहा कि केवल फिलॉसफी पढ़ने वाले ही जो है वो इस श्रेणी में है, बल्कि मैं ये दावा जरूर कर सकता हूं कि जो समझदार हैं उनमें फिलॉसफी का अंश जरूर है, दार्शनिकता का अंश जरूर है। किसी विद्वान ने कहा भी है, वो सभी मनुष्यों को दार्शनिक कहता है, बस केवल इतना अंतर है कि कुछ अच्छे दार्शनिक हैं, कुछ बहुत अच्छे हैं और कुछ कम अच्छे हैं। क्यों कहा हर व्यक्ति दार्शनिक? यानी वो कहता है, एक कोई व्यक्ति ने कहा कि हम मनुष्यों में भेद दार्शनिक और अदार्शनिक ऐसा नहीं कर सकते कि भाई कुछ मनुष्यों को कह दें कि ये दार्शनिक है ही नहीं, क्योंकि दर्शन का संबंध है चिंतन से, दर्शन का संबंध है मनन से, दर्शन का संबंध है विचार करने से, दर्शन का संबंध है सोचने से, प्रश्नों का उत्तर ढूंढने से, बौद्धिक परिश्रम करने से। तो इस नाते हर मनुष्य कभी न कभी किसी न किसी प्रकार का बौद्धिक परिश्रम अवश्य करता है। अपने व्यक्तिगत जीवन में आने वाली कठिनाइयों के समाधान के लिए ही वो बौद्धिक प्रयत्न करता है, उपाय ढूंढता है, सोचता है क्या करूं क्या नहीं करूं। हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे अनुभव आते हैं, कई बार कई संकट ऐसे आते हैं जिन पे हम लगातार निरंतर चिंतन करते हैं, दोस्तों से विचार विमर्श करते हैं, और अचानक हम में से कोई एक बोलता है कि आया एक आइडिया। तो ये जो आइडिया आया, ये कहाँ आया? ये मस्तिष्क में आया, निरंतर जोर देने पर आया, दिमाग के ग्रंथियां खोलने पर आया। तो ये जो आइडियाज आते हैं, नए नए आइडियाज आते हैं, समाधान आते हैं, ये चिंतन के फलस्वरूप ही आते हैं, और यही फिलॉसफी है, यही दर्शन है। तो दर्शन मनुष्य को जीना सिखाता है, दर्शन मनुष्य को जीवन के नजदीक ले जाता है, सत्य के नजदीक ले जाता है। दार्शनिकों के बारे में जो किंवदंतियां प्रचलित हैं कि फिलॉसफर जो है वो, माफ करना मैं ऐसा शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, फिलॉसफर जो होते हैं वो पागल होते हैं। क्या बात है? फिलॉसफर के बारे में ऐसी धारणा क्यों बनी?
क्योंकि वो सत्य को जानने के लिए खो जाते हैं। मैं मजाक में कहा करता हूं कि यदि वाकई फिलॉसफी पढ़ने वाले और फिलॉसफर पागल होते तो सड़क पर पागलों की भीड़ हुआ करती। क्योंकि आज भी हम देखें तो भले ही स्थितियां कठिन हों, लेकिन हर महाविद्यालय में, जैसे जीसीए की मैं बात करूं तो कम से कम बीए पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड के मिला के 1000 स्टूडेंट्स जो हैं वो फिलॉसफी पढ़ रहे हैं। हर वर्ष 100 से 200 विद्यार्थी फिलॉसफी पढ़ के निकलते हैं। तो इतनी मात्रा में पागल होते हैं तो स्थिति क्या होती? मैं इस बात को एक अलग प्रकार से लेता हूं। जो उच्च स्तरीय शिक्षा है, पीएचडी और अन्य जो है, उनमें डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी शब्द जोड़ा जाता है, मास्टर ऑफ फिलॉसफी जोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि किसी भी विषय को गहनतम और सूक्ष्मतम और गूढ़तम स्तर पर जाके जानना, ये फिलॉसफी है। साइंटिस्ट भी फिलॉसफर ही होता है, एक चिकित्सक भी फिलॉसफर ही होता है, एक वकील भी फिलॉसफर ही होता है, क्योंकि वो भी जाके उस विषय की गहराई में जाके काफी तथ्यों को खोजने का प्रयास करते हैं। फिलॉसफी तो सत्य को खोजना है, लेकिन वो तथ्यों को खोजते हैं और वो तथ्य सत्य की ओर ही जाते होते हैं। यद्यपि मैं वकीलों का मैंने जिक्र किया, वो क्योंकि वहां एक विषय अलग होता है कि वो केस को जीतना हारने जैसी एक विषय, एक मादा, एक जुनून लेकर चलते हैं, तो वहां थोड़ा सा वो दुरुपयोग भी कर सकते हैं। लेकिन एक साइंटिस्ट और एक चिकित्सक की जो बात करें, तो वो जब किसी औषधि का निर्माण करता है या साइंटिस्ट जब किसी रहस्य को सुलझाता है, तो वो चिंतन के बगैर ऐसा नहीं कर पाता। जितने भी राइटर हैं, लेखक है, बिना चिंतन के नहीं लिख सकते। तो चिंतन जो मनुष्य का मूल स्वभाव है, यही दर्शन है, और इसी नाते हर व्यक्ति फिलोसोफर है। इस बात को नकारना नहीं चाहिए। इसलिए फिलोसफी उपयोगी है। फिलोसफी सत्य के नजदीक ले जाती है, जीवन की सच्चाई को समझाती है, जीवन का वास्तविक आईना दिखाती है। और भारतीय दर्शन में क्या बात मानकर चलते हैं? सारे भारतीय दार्शनिकों के दर्शन का उद्देश्य क्या है बताइए? मोक्ष। और मोक्ष का अर्थ क्या है? यद्यपि हम कहते हैं जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा। क्यों चाहते हैं? जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा क्यों चाहते हैं? ताकि दुख ना हो। क्योंकि जन्म लेने से ही दुख प्रारंभ हो जाते हैं, इस शरीर धारण करने से ही दुख प्रारंभ हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। तो दुखों से छुटकारा दिलाने के लिए फिलॉसफी जीवन का उद्देश्य मुक्ति को मानकर चलती है, मोक्ष को मानकर चलती है। तो क्या अन्य सभी विधाएं या अन्य सभी प्रयत्न जो मनुष्य करता है जीवन में, क्या वो इसीलिए निमित्त नहीं करता? दैनिक जीवन में प्रत्येक दिन जो कमाई मनुष्य करता है अपना पेट भरने के लिए, क्या वो दुखों से छुटकारे के लिए प्रयास नहीं करता? जब इन्हीं पर विस्तार से बात करेंगे तो वो फिलॉसफी बन जाती है। लेकिन यदि, चूंकि मनुष्य को हमने दार्शनिक कहा, हर मनुष्य दार्शनिक है, लेकिन वो क्षणिक चिंतन करता है, एक विषय विशेष के लिए चिंतन करता है। परंतु जो वास्तविक दार्शनिक होते हैं वो आजीवन एक लंबा, एक संपूर्ण सृष्टि को केंद्र में रखते हुए चिंतन करते हैं। इसलिए आज हम उनकी दी हुई फिलॉसफी पढ़ते हैं। भारतीय दर्शन में जैनिज्म हो, बुद्धिज्म हो, चारवाक हो, सांख्य हो, न्याय हो, वैशेषिक हो, योग दर्शन हो, मीमांसा हो, वेदांत हो, या पाश्चात्य दर्शन में ग्रीक दार्शनिक हो, बुद्धिवादी हो, अनुभववादी हो, कांट हो, हिगेल हो, मार्क्स हो, बहुत कितने दार्शनिक होंगे। तो इन सब का प्रयत्न एक ही था। फिलॉसफी माने सत्य की खोज, सत्य को जानना। क्षेत्र विशेष के सत्य हो सकते हैं, अखिल ब्रह्मांड का सत्य हो सकता है, लेकिन सत्य को जानना फिलॉसफी का मकसद है। तो यदि हम सत्य को जानना दर्शन का लक्ष्य मानकर चलते हैं, तो जीवन में इससे श्रेष्ठ और क्या होगा? तो फिलॉसफी जो सब्जेक्ट है वो मानवीयता सिखाता है, वो तार्किकता सिखाता है, वो सत्यता सिखाता है, वो सादगी सिखाता है, वो जीवन के उद्देश्य के प्रति सजग करता है। आज हम देख रहे हैं कि आईएएस और आरएस जो एक प्रशासनिक सेवाएं हैं, उनमें फिलॉसफी को इस रूप में जोड़ा गया कि मनुष्य कैसे नैतिक के व्यवहार करे, उसका प्रशासन कैसे नैतिकता पर आधारित हो, किस तरह से उसमें संवेगात्मक बुद्धिमत्ता का प्रयोग हो, प्रत्येक क्षण में आने वाली कठिनाइयां जो समाज और जन समूह से जुड़ी होती है, उनका समाधान कैसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ढंग से किया जाए।
मैं सोचता हूँ एक ऐसे व्यक्ति की तुलना में जिसने फिलॉसफी नहीं पढ़ी और वो बुद्धिमान है, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो बुद्धिमान है और फिलॉसफी भी पढ़ी, उसका प्रशासन ज़्यादा श्रेष्ठ होगा, उसका जीवन ज़्यादा श्रेष्ठ होगा, मेरा मानना है। तो साथियों, फिलॉसफी मनुष्य के यथार्थ का आईना है। इसलिए यदि ये फिलॉसफी विषय किसी विद्यार्थी को मिलता है तो उसको गर्व से कहना चाहिए कि मुझे फिलॉसफी विषय मिला। बाकी बहुत सारी बातें की जा सकती हैं कि फिलॉसफी की इतनी शाखाएं हैं, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, नीति मीमांसा और ये और वो आदि आदि, पर मैं यहाँ इस विस्तार पर नहीं जाने की आवश्यकता महसूस नहीं करता। मेरा आज का मकसद केवल इतना बताना था कि फिलॉसफी विषय यदि मिला या हमने लिया तो उत्तम बात है, श्रेष्ठ बात है, कोई बुरा नहीं है इसमें, जरूर लेना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अन्य विषयों की मैं बुराई नहीं कर रहा, लेकिन फिलॉसफी अपने आप में एक विलक्षणता लिए हुए है, मनुष्य की बंद ग्रंथियों को खोल देती है। यद्यपि फिर मैं एक चेतावनी जरूर यहाँ देना चाहूँगा कि फिलॉसफी पढ़ने वाला कमजोर मानसिकता और कमजोर बौद्धिक क्षमता वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए। उसकी बौद्धिक क्षमता, उसकी मानसिकता दृढ़ होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। क्योंकि मैंने ऐसे भी उदाहरण देखे हैं मेरे 25-30 साल के इस दर्शन शास्त्र से जुड़े हुए अनुभव में कि कोई कमजोर मानसिकता वाला व्यक्ति जो है वो फिलॉसफी को गलत तरीके से पढ़ के या फिर कुछ लोगों के द्वारा प्रेशराइज कर देने के कारण वो अपना थोड़ा मानसिक संतुलन भी गड़बड़ा देता है। बाकी यथार्थ ये है, सत्य ये है कि फिलॉसफर चूंकि जीवन के यथार्थ के नजदीक होता है, इसलिए उसको भौतिक चीजें आकर्षित नहीं करती। इसलिए बहुत सारे वास्तविक दार्शनिक जिन्होंने दर्शन को जिया, अपने जीवन में उतारा, उनका व्यवहार, उनका आचरण, उनका चरित्र हम देखते हैं कि आम व्यक्ति से थोड़ा भिन्न होता है। और संभवतः इसीलिए कुछ लोग गलतफहमी बस ये कह देते हैं फिलॉसफर थोड़ा सा पागल हो गया, जबकि वो पागल नहीं हुआ, वो आम व्यक्ति से कुछ अलग हुआ है। क्योंकि आम व्यक्ति उन भौतिकताओं में उलझा रहना चाहता है जो उनके आसपास बिखरी हुई है, जो उसके बुद्धि पर, उसके सत्य की दृष्टि पर एक पर्दा डाले हुए है, और वो पर्दा एक दार्शनिक की दृष्टि से हट जाता है। इसलिए उसका जीवन सरल, सादगीपूर्ण और सत्य के नजदीक होता है। इसलिए उसका आचरण कुछ भिन्न होता है। इस भिन्नता का मतलब ये नहीं कि वो अपना मानसिक संतुलन को बेटा, इसका अर्थ ये है कि वो सत्य के ज्यादा नजदीक है और ज्यादा संतुष्ट प्राणी है। तो फिलॉसफी से मैंने बताया जीवन एक सुदृढ़ अवस्था की ओर बढ़ता है, जीवन एक सच्चाई की ओर बढ़ता है, यथार्थता की ओर बढ़ता है। और संभव है कि आज का जो एक वैश्विक दायरा दिखाई दे रहा है, जो जहां प्रत्येक मनुष्य स्वार्थी हो गया, अपराधी प्रवृत्ति का हो गया, केवल अपने भौतिक हितों का ही ध्यान रखता है, दूसरों के हितों से उसको कोई चिंता नहीं है। मैं सोचता हूँ इस प्रकार की प्रवृत्ति से बाहर निकालने का काम यदि कोई विषय कर सकता है तो वो फिलॉसफी है। मित्रों, कभी मौका लगा तो मैं अपनी बात को फिर किसी और वीडियो में आगे बढ़ाऊंगा। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।